नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए पांचवा लेकर के सेट आया हूं साइंस का, और ये साइंस का प्रीवियस ईयर का हम लोग सेट कर रहे हैं। यह 23/9/2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का जितना भी प्रीवियस ईयर आया है उन सभी प्रश्नों को। और याद रखिएगा, ये केवल ग्रुप डी के लिए ही नहीं है, आपके जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं रेलवे के, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। रेलवे के लिए नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ एसएससी के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। चलिए पहला ही प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों के बीज में दो बीज पत्र होते हैं? या पुत्र हो गया है तो बीज पत्र है, ठीक है। ऑप्शन है उल्वा, चीड़, देवदार और कलमी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए कलमी, ठीक है। देखिए ये प्रश्न, कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे फैक्ट पर जो आप कभी पढ़े नहीं होंगे। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री तो आपको पढ़ाया गया है, जिसमें उनके जो बीज होते हैं उनमें दो कोट हो जाता है। जब उनको, जैसे आम का गुठली आप कभी देखे होंगे, जैसे आम खाए, आम का गुठली किए तो दो फार्ट में इस तरीके से हो जाता है, दो अलग अलग फार्ट में। चना देखे होंगे, चना कुछ इस प्रकार से रहता है ना। आप चना को जब करेंगे दो फार्ट में हो जाएगा। मतलब दाल देखे होंगे ना, तो दाल को देखिएगा, चना के दाल को, दोनों एक ही जैसा होगा तो वो कोट होता है, वही बीज पत्र है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए हवा के संपर्क से बचने के लिए, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए, सूरज की रोशनी का रंग जोड़ने के लिए, सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए। तो याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी से क्रिया करने से बचने के लिए क्या करता है, उसको डार्क बोतल में रखा जाता है। डार्क बोतल में रखेंगे तो सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl ये होता है फार्मूला, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि वह सूरज की रोशनी से क्रिया ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपश्रव्य उत्पन्न नहीं करता है? इंफ्रासाउंड ध्वनि। ऑप्शन ए गैंडा, हाथी, व्हेल और डॉल्फिन। तो याद रखिएगा, डॉल्फिन अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। क्लियर है, अपश्रव्य को ही इंफ्रासाउंड कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये अपश्रव्य किसे कहेंगे? ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज के नीचे हो। क्योंकि हम कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं? 20 से 20,000, मैं के लिख दे रहा हूँ, 20 के ना, इतना हर्ट्ज तक रहेगा तो हम सुनते हैं इनके बीच में। इन्हें कहेंगे इंफ्रासाउंड, ठीक है ना। यह देखिए, ये जब बोलेगा तो सुनाई देगा, सुनाई देगा, सुनाई देगा, लेकिन यह उत्पन्न नहीं करती, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर रहेगा। ये अल्ट्रासोनिक क्या करता है? अल्ट्रासोनिक उत्पन्न करता है, ठीक है। मतलब क्या है कि यह 20,000 से भी अधिक, 20,000 से ज़्यादा अधिक उत्पन्न करता है। यह देख नहीं सकती है डॉल्फिन, याद रखिएगा, इसीलिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का यह प्रयोग करती है उत्पन्न करके। आपको पता होगा कि गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, कब? 2009 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ध्वनि का प्रसार केवल तभी संभव है जब हो निर्वात हो, अपवर्तन, परावर्तन, माध्यम। तो आपको पता है कि ध्वनि कैसे चलती है भाई? माध्यम में चलती है। कैसे चलती है? माध्यम में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर। क्यों? आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, कैसे जानते हैं? क्योंकि आपके आसपास एयर है, वायु है।
वायु के कण की वजह से एक माध्यम बन रहा है मेरे वॉइस और आपके कान के बीच, इसलिए ध्वनि उस हवा के माध्यम से आपके कानों तक पहुंच पा रहा है। अगर यही आप निर्वात में सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। निर्वात मतलब जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ उपस्थित ना हो, जैसे स्पेस में आप चले जाएंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा। अपवर्तन परावर्तन प्रकाश की घटना है, हालांकि परावर्तन ध्वनि की भी घटना है। जैसे एक व्यक्ति बोलता है फिर अपनी ही आवाज़ सुनता है, यहाँ बोला टकरा के फिर इसके कानों तक आया उसी का आवाज़, तो यह होता है ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि सर्वाधिक किसमें विचरण करता है, तो आपको याद रखना है कि ठोस में, ठीक है ना, सबसे अधिक, फिर उसके बाद में द्रव में, फिर उसके बाद में गैस में, सबसे कम गैस में, और ठोस में सबसे अधिक किस में, तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम में। एनसीईआरटी क्लास 9 का पढ़ेंगे तो उसमें दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी मेढक और ऑप्शन डी खरगोश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मेढक। क्या याद रखना है, मेढक ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। ठीक है, देखिए कुछ फैक्ट आएंगे, आपको रटना ही पड़ेगा। अब ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, लेकिन यकीन मानिए ज़्यादातर एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। आज के सेट में 23 प्रश्न हैं, मतलब 23 सितंबर 2018 के शिफ्ट 3 में 23 प्रश्न आए थे साइंस के, जिसमें से एनसीईआरटी पढ़े हैं तो 17-18 आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए ब्रायोफाइलम, ऑप्शन बी सरसों, केला और शकरकंद। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन बी। ये कह रहा है, प्रश्न क्या था कि प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, सरसों। ठीक है ना, आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। देखिए, किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित, दोनों आवेशित है, मान लीजिए ये एक आवेशित है पॉजिटिव है, ये एक निगेटिव है, दोनों आवेशित है ना, तो इनके बीच में जो बल लगेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर, ठीक है ना, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, क्या गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, विद्युत स्थैतिक बल या अभिकेंद्र बल। तो आप सभी को पता है, जब दो आवेशों के बीच में बल लगता है तो उसे कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल। क्लियर है, जब दो पिंडों के बीच में बल लगता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे हमारे और पृथ्वी के बीच में कौन सा बल लग जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। कब, जब हम ऊपर से नीचे गिरेंगे तब, या फिर हमको चिपका कर रखी है पृथ्वी तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। घर्षण बल क्या है, जब एक सरफेस से मतलब दूसरा सरफेस घिसे, ठीक है ना, जैसे मानकर चलिए ये पृथ्वी तल है और इस पर कोई व्यक्ति चल रहा है तो इसके पैर के बीच और पृथ्वी के बीच में घर्षण बल लग रहा है, ठीक है ना। अभिकेंद्री बल कहाँ लगता है, वृत्ताकार पथ पर अंदर की तरफ कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्री बल। हम ऐसे गति कर रहे हैं तो ये देखते हैं इस पर गति कर रहे हैं तो यहाँ पर अभिकेंद्री बल लग रहा है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया का सबसे क्षीण, सबसे कमजोर बल होता है, याद रखिएगा। सबसे कमजोर बल अगर कभी आपसे कोई पूछ दे कौन सा होता है तो आप कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। सबसे शक्तिशाली बल कौन होता है, तो आपका जवाब होगा नाभिकीय बल, ठीक है ना। कौन सा बल होगा, नाभिकीय बल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को कहा जाता है? संयोजकता, नॉर्मलता, मोलरता, एटोमिसिटी। देखिए याद क्या रखना है, संयोजकता अलग चीज़ है। संयोजकता का मतलब किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। अब इसका और ज़्यादा मतलब मैं डेफिनेशन दूं तो यह होगा कि वह जितने इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो संयोजकता तो अलग चीज़ हो गई, ये तो हो नहीं सकता। नॉर्मलता अलग होता है, मोलरता अलग होता है। यहाँ हो जाएगा एटोमोसिटी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? एटमोसिटी। याद रहेगा क्यों? क्योंकि दो परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण करते हैं। अणु दो प्रकार के हो सकते हैं, मतलब होते हैं। एक समपरमाणुक अणु, समपरमाणुक, और एक होता है विषम परमाणु। विषम परमाणु मतलब देखिए आप H में दो H मिल करके बने हैं तो H H ही है तो समपरमाणु। ये HCl लिख दिया, H अलग है Cl अलग है तो विषम परमाणु अणु। ठीक है, तो याद रखिएगा एटमोसिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणुओं की प्रकृति की व्याख्या के लिए पदार्थ की विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए लेवाइजर, जे थॉमसन, डेमोक्रेटिक और जॉन डाल्टन ने। सभी को याद होगा परमाणु के बारे में सबसे अच्छा व्याख्या जॉन डाल्टन का था, तो आंसर हो जाएगा आपका जॉन डाल्टन। इन्होंने ही बताया था कि परमाणु सबसे छोटा कण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए सब अब जितने हैं क्लास 9th का NCERT से आ रहा है प्रश्न, और वो विद्युत वाला जो प्रश्न था वो क्लास 10th के NCERT से था। परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? परमाणु द्रव्यमान संख्या द्वारा, संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा, परमाणु त्रिज्या द्वारा या आणविक भार के द्वारा। तो याद रखिएगा कभी भी परमाणु का आकार उसके परमाणु त्रिज्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना, परमाणु त्रिज्या क्या होता है? ये देखिए परमाणु का नाभिक है, परमाणु के कक्षाएं हैं, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये जो नाभिक से बाह्यतम कोश की जो दूरी है वही है परमाणु त्रिज्या। ठीक है ना, तो इसी परमाणु त्रिज्या से हम परमाणु का आकार निर्धारित करते हैं। जिसकी त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उस परमाणु का आकार उतना बड़ा होगा, जिसकी त्रिज्या जितनी छोटी होगी उस परमाणु का आकार उतना ही छोटा होगा। इस हिसाब से हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा है, अर्थात आकार में परमाणु H सबसे छोटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दाब की SI मात्रक क्या है? याद रखिएगा यूनिट से भी प्रश्न आते हैं। अगर आप पूरा फिजिक्स ऐसे ही पढ़ गए हैं तो प्रश्नों को हल करते करते आप क्या कर ले जाएंगे? SI मात्रक याद कर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका SI मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है? अब एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर पास्कल ना दे तो क्या होता है? तो दाब बराबर, मतलब P प्रेशर, दाब बराबर फोर्स बाई एरिया, F/A। मतलब दाब जो है बल के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्षेत्रफल जितना कम रहेगा बल उतना अधिक प्रेशर मतलब दाब उतना अधिक लगेगा, और यह जितना अधिक रहेगा दाब उतना कम लगेगा। ठीक है ना, तो अब बताइए बल का मात्रक क्या होता है? आप कहेंगे न्यूटन, और इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो अगर पास्कल ना दे तो कभी कभी दे दे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या दे दे न्यूटन मीटर इनवर्स टू, तो भी आंसर वही होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उसी के मिला करके उसको पास्कल बोलते हैं। कभी कभी दे देगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे 1 पास्कल। ठीक है ना, 1 PA होता है पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयां समान हैं? कार्य और ऊर्जा
बल और कार्य, शक्ति और दाब, दाब और बल। निश्चित रूप से कार्य और ऊर्जा की इकाइयाँ एक समान है, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा का रूप होता है, ऊर्जा ही कार्य का रूप होता है। ठीक है, सभी को पता होगा कि कार्य का भी मात्रक जूल है और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल। जबकि कार्य का जूल, बल का न्यूटन, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। छोटे छोटे प्रश्न में टाइम नहीं देना है, आगे बढ़ते हैं। आज के प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक ठाक हैं। गन्ने की फसलें प्रकार की फसलों के उदाहरण हैं। गन्ने की फसल किस प्रकार की फसलों के उदाहरण हैं? जीविका, मिश्रित, झूम और पेड़ी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपको पता है झूम की खेती क्या होती है? खेती करना, फिर उसके बाद में उस जगह को छोड़ देना, ठीक है ना। मिश्रित खेती मतलब एक ही खेत में कई तरीके के फसल उगाना मिश्रित खेती होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 2। तो याद रखिएगा, प्रजनन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, और वह है लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। याद रह जाएगा। देखिए, लैंगिक प्रजनन में नर और मादा की आवश्यकता होती है, अलैंगिक प्रजनन में ऐसा कुछ नहीं होता है। वह अपने ही शरीर से क्या कर देते हैं भाई, विखंडित कर देते हैं, ठीक है ना। उसमें कई प्रकार के होता है, द्विविखंडन होता है, मुकुलन होता है ना, कायिक जनन होता है। इस तरीके से प्रजनन 2 श्रेणियों में बांटा गया है, लैंगिक तथा अलैंगिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऊर्जा का उपयोग करते हैं। किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो आंख मूंद करके लगा सकते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। देखिए, वायुमंडल में क्या होता है आपके आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जल वाष्प होता है कि नहीं? कहते हैं बिल्कुल होता है, जल वाष्प मतलब वायु। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? कहेंगे कि सर 2 चीज़ें चाहिए। एक तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को एच न्यू से दिखाते हैं, और पौधों में क्या होने चाहिए? क्लोरोफिल। क्या होने चाहिए मेरे भाई? क्लोरोफिल। इसी की सहायता से क्या होता है? तो आप कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या बनता है? आप कहेंगे ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का क्या है? फार्मूला है। बाकी क्या निकलती हैं? जलवाष्प निकलती है और ऑक्सीजन। यही प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, मैंने संतुलित नहीं किया। अगर संतुलित करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके पास 6 है ना, और 12 हो गया हमारे पास H, तो हम यहाँ पे 6 कर देंगे, यहाँ पे 12 अणु कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास 6 यहाँ हो जाएगा और 6 यहाँ हो जाएगा। अब संतुलित हो गया, ठीक है। तो आपको बस यही याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की क्रिया किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब कराई जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है? तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में? तो कहेंगे ग्लूकोज के रूप में, ठीक है ना। ग्लूकोज के रूप में बनता है, जो अपना वो भोजन बनाते हैं, और मुक्त क्या होता है? ऑक्सीजन, जो हमारे लिए जीवनदायिनी के रूप में है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए गहराई, द्रव्यमान, पृथ्वी का आकार, ऊंचाई। तो मैंने भी कई बार पढ़ाया है, और जब आप थियरी पढ़ेंगे तो याद रखिएगा द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यह एक ऊंचाई है, ठीक है ना, और ये पृथ्वी तल है, ये क्या है? पृथ्वी तल। अगर इस ऊंचाई से एक 5 kg का, ठीक है ना, 5 kg का, और ये क्या है? छोटा सा है 1 kg का। अगर इनको एक साथ गिराएंगे तो दोनों एक ही साथ गिरेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 kg वाला पहले और 1 kg वाला बाद में आएगा, ठीक है ना। क्लियर रहेगा? तो याद रखिएगा, द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है।
अब देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं नेक्स्ट प्रश्न है कि वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है। ये रेसिस्टेंस लिखा है ना, तो ये आधा हलंत लगा है, रेजिस्टेंस है, ये आर की बात कर रहा है, ठीक है ना। वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ट्रायोड, रिहोस्टेट, कुंडली और प्रतिरोधक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, रिहोस्टेट। क्या याद रखना है, रिहोस्टेट। वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिहोस्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसका प्रतिरोध याद रखिएगा बढ़ाया और घटाया जा सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। आपको पता होगा, अगर मैं पूछूं कि सबसे कम प्रतिरोध किस धातु में होता है, तो ये आपको होमवर्क कमेंट कीजिएगा 17 नंबर का। क्या है, कमेंट। मैं पढ़ाया हूँ इस, आप पिछला वीडियो जब देखेंगे ना तो उसमें मैं एक्सप्लेन किया हूँ। आपको बताना है सबसे कम प्रतिरोध किस धातु का होता है, ठीक है। 17 नंबर डाल करके आप आंसर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक तन्य धातु है सिल्वर, टंगस्टन, आयरन और गोल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड, ठीक है। केमिस्ट्री से प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रहेगा। इतना पतला होता है कि आप पतला से पतला सीट इसका बना सकते हैं, ठीक है ना। इसका पतला से पतला सीट बना सकते हैं, चाहे जितना पतला बनाना चाहें पतला बना सकते हैं। आप देखते हैं 2 ग्राम का 1 ग्राम का सोने का गहना बनता है। अब सोच लीजिए 1 ग्राम धातु 2 ग्राम धातु क्या होता है। आप देखेंगे कि 5 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम, 1-1 ग्राम तक का गहना बन जाता है। अगर 1 ग्राम में ये बनाना चाहे तो 200 मीटर तक का तार बना सकते हैं, इतना तन्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। किसके जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के जलने से, ऑक्सीजन के जलने से, लेड के जलने से या हाइड्रोजन के जलने से। तो याद रखिएगा ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। क्या उत्पन्न होती है मेरे भाई, ऊर्जा। क्लियर है। और देखिए हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, हम खाना खाते हैं, खाना को किस रूप में लेते हैं, अलग अलग रूप में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, है कि नहीं। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो कैसे टूटता है, ग्लूकोज के रूप में टूटता है। और वही ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। और ये ऊर्जा किस रूप में आपको पता होगा, एटीपी, है ना। कितने अणु बनते हैं, तो एटीपी के 38 अणु बनते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन में विद्युत आवेश होता है। विद्युत आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, यही पूछा है। बहुतों को तो याद होगा, रटाया है, नहीं याद है तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि कई बार आपसे पूछ चुका है, ठीक है ना। ये क्या है, 1.6 इंटू ये मल्टीप्लाई इंटू 10⁻18 कूलाम। ये गलत है, ये 91 तो हो ही नहीं सकता। याद रखिए 1.6 इंटू 10⁻−19, यही हो गया आंसर। -19 होता है, 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम, यही होता है इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर है, कोई दिक्कत। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव में हो जाता है, यही चीज़ प्रोटॉन पर हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, न्यूट्रल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गतिमान वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को कहा जाता है। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसे क्या कहेंगे आप, स्थित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा नहीं। एक वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, गतिमान है तो गतिज ऊर्जा कहा जाएगा, बात ही खत्म। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², ठीक है ना, ये के ई है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी
कई प्रकार की होती है, लेकिन यांत्रिक एनर्जी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की एनर्जी से मिलकर के यांत्रिक एनर्जी बनती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी mgh से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एल्काइन का सूत्र। कितना इंपॉर्टेंट है, अभी जब तक किया हमें लगता है 3 सेट में तो यही आ गया। एल्काइन का सूत्र मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मैंने कहा है CnH2n-2 एसिटिलीन, इसका एक एग्जाम्पल मैं बार बार बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। इसी का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने में। ठीक है, कार्बाइड वगैरह में पाया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो को कहते हैं। देखिए थियरी से डायरेक्ट प्रश्न आ गया है। तो रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। याद रह जाएगा, समस्थानिक का मतलब जिनका स्थान समान हो। समान हो मतलब जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। ये देखिए मैं 3 समस्थानिक इसका लिख रहा हूँ। तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है ना, इस एक ही जैसा है, मतलब इनका रासायनिक गुण क्या होगा? एक जैसा होगा, लेकिन भौतिक गुण क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। आगे क्या बढ़ें? आज का यह अंतिम प्रश्न था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।